जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। कर्नल साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। जय हिंद, नमस्कार कमर चीमा साहब। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने शो में इंक्लूड किया। मेरी थैंक माफी यू। है कि मैं 2 से 3 मिनट लेट हो गया। नहीं, कोई बात नहीं कर्नल साहब। कर्नल साहब 2-3 टॉपिक हैं। पहली बात तो ये है कि इंडिया पाकिस्तान को हमेशा आइसोलेट करने की कोशिश करता रहा है, पिछले जब से ये हुकूमत आई है। लेकिन आप देखें कि अमेरिकी सदर जो है, उसका आज इंडिया सामना नहीं करना चाहता। मोदी साहब नहीं गए मलेशिया में। पाकिस्तान का तो जिक्र मलेशिया में भी डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया। उन्होंने अभी वहां पे खिताब के दौरान कंबोडिया थाईलैंड के पीस डायलॉग में पाकिस्तान का जिक्र कर दिया, फील्ड मार्शल का जिक्र कर दिया। आप क्या समझते हैं, इंडिया की ये फॉरेन पॉलिसी की नाकामी है? क्योंकि अमेरिका ने तो इंडो पैसिफिक का नाम लेना ही छोड़ दिया। अब सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, इंडो पैसिफिक का वो नाम ही नहीं लेते। वो डायरेक्ट जो है चाइना से इंगेज कर रहे हैं और जितने भी इंडो पैसिफिक रीजन के ममालिक थे उनको उन्होंने इग्नोर कर दिया। तो डू यू थिंक इंडिया के अंदर ये कंसिडरेशन है या ये आइडिया चल रहा है कि पाकिस्तान को आइसोलेट करते करते आज भारत खुद आइसोलेट हो गया? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट टक्कल साहब? वेरी गुड, फैंटास्टिक क्वेश्चन और बहुत अच्छा पॉइंट है कि कौन आइसोलेट हो रहा है या नहीं, कौन किसको कर रहा है या नहीं, वगैरह वगैरह। कमर चीमा से ज्यादा अच्छा और कोई नहीं जानता कि इंटरनेशनल रिलेशंस आर ऑलवेज फ्लूइड। ये वो फ्लूइड है, ये वो पानी है जो जहां जगह देखता है वो उस तरफ को चलता है। कुछ समय चलने के बाद वो अपनी दिशा निर्धारित करता है, अपनी चेंजेस करता है, वगैरह वगैरह। इंडिया के पास जो सबसे बड़ा जो इंटरनेशनल रिलेशन में एक डिसीजन उन्होंने लिया है, कंट्री ने जो डिसीजन लिया है वो ये लिया है कि हमें इकोनॉमिकली राइज करना है। लेकिन हमारी आदत, हमारी फितरत में है कि नहीं, लेकिन हम ये किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं करेंगे। सो दैट इज वेयर पॉइंट कम्स इन कि यस, इसमें कोई डाउट नहीं कि इंडिया को हमेशा से लगता था कि पाकिस्तान को टैकल करने के लिए हमें फोर्स इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि पाकिस्तान मानेगा नहीं, मे बी हमारा खर्चा होगा, मे बी इट विल ओनली एस्केलेट और ये और वो वगैरह। सो उन्होंने लगा कि यस, चलिए एक अच्छा तरीका है कि इंटरनेशनली आपको आइसोलेट किया जाए। और जब हम आइसोलेशन का मतलब निकालते हैं तो 2-3 चीजों में वो पैरामीटर बड़े फिक्स है। क्या ट्रंप क्या बोलता है इज नॉट वन ऑफ द क्राइटेरिया, इट इज वन ऑफ द माइनर क्राइटेरिया, बिकॉज ही इज जस्ट अ पर्सनैलिटी। दिस इज नॉट द स्टेबल डिसीजन मेकिंग ऑफ द यूएस। आपको ये बात प्रूव कर सकता हूं कि ये वही वाला ट्रंप है जिसने पिछले बार आपके साथ क्या किया और इस बार क्या किया, जहां पर आपके यहाँ के सभी लोगों ने ये माना, अच्छे से पढ़े लिखे लोगों ने भी ये माना कि वेल, यूएस इज नॉट अ रिलायबल एलाई। बट एक बात बता दूं, मैं आज भी कहता हूं यूएस इज डेफिनेटली नॉट अ रिलायबल एलाई नहीं है। ही अ यूएस जो है वो एक वो कंट्री है, ट्रंप एक वो आदमी है जो आपको सिर्फ यूज करेगा। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम एक इवेल्युएशन ले, इंडिया वॉज वेरी सक्सेसफुल कि पाकिस्तान कुछ हद तक आइसोलेट हुआ। अगर आप पिछले 10-12 साल की बात कर रहे हैं तो शुरुआत के जो 5-6 साल थे इट वॉज वेरी सक्सेसफुल, और अभी भी वो सक्सेसफुल है कि पाकिस्तान एफएटीएफ में फंसा, पाकिस्तान को एड मिलनी पाकिस्तान यूएस की वो बंद हुई, आईएमएफ के भी प्रॉब्लम्स में वो आया, वगैरह वगैरह, दसियों और ऐसी चीजें जहां पर वो आइसोलेशन जो है वो काम आई। आजकल प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपको सिर्फ दिख रहा है ट्रंप। इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रंप इज अ इंपॉर्टेंट प्लेयर, लेकिन आप सिर्फ अगर इस ट्रंप के ऊपर चल रहे हैं कि ये आपको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दिला देगा, ये आपको न्यूक्लियर ऑप्शन को एक्साइज करने देगा, ये आपको एक सुपर इकोनॉमी बना देगा, आई थिंक यू ऑल्सो नो इट इज रॉन्ग, कर्नल इट इज साहब वेरी उसने रॉन्ग। हमें क्या बना के देना है इंटरनेशनल? उसने हमें क्या रेलिवेंट करना है? रेलिवेंट हम खुद हुए हैं विद ऑल आवर फोर्स। इंडिया पाकिस्तान की जंग के अंदर मुझे ये बताएं, दी इंडिया अमेरिका हमें कोई सपोर्ट करने नहीं आया। अमेरिका तो आपका पार्टनर है, हमारा पार्टनर तो नहीं है। आपका तो कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। आपकी जो पार्टनरशिप है उसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर। हर रोज नरेंद्र मोदी साहब अपनी ट्वीट में ये लिखते हैं कि हम और आप, हमारा तो कोई लगता ही नहीं है वो। हमने तो ताकत के जोर के ऊपर अपने आप को मनवाया है
और भारत ने मिस एडवेंचर किया, हमने मिस एडवेंचर को पकड़ लिया। सो हमें किसी ने कोई स्पेस नहीं दी। वो जो हम कहते हैं हमने 7 जहाज गिराए, वो ट्रंप रोज 7 जहाज की बात करता है, रोजाना बोलते 7 जहाज गिराए गए, ठीक है। तो ये हमें कोई शुक्रिया किसी का अदा नहीं करना, हमने अपनी ताकत से अपने आप को बनवाया है। ये जरा थोड़ा सा मैंने कहा आपको बता दूं। जहां तक बात शुक्रिया की है, कमर चीमा में भी अ जाबाज सिपाही ऑफ पाकिस्तान जो शायद ट्रंप को शुक्रिया ना करे, बट कमर चीमा का प्राइम मिनिस्टर किस गिड़गिड़ाहट के साथ, किस चापलूसी के साथ वो ट्रंप को एड्रेस कर रहा है, ये मेरे को नहीं दिखाना है, सबने अपने आप देखा हुआ है। अब आगे बात के 7 जहाज गिराए, 10 जहाज गिराए, 20 जहाज गिराए, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि कमर चीमा ने अगर 7 जहाज गिराए होते तो सीज फायर के लिए पाकिस्तान यूएस के पास कभी नहीं जाता, कभी नहीं जाता, क्योंकि ये वो समय था आपके पास कि जहां आप और ठोक के मारते हो, और आपकी फितरत में भी है कि अगर कहीं एक छोटा मोटा सक्सेस मिल जाता तो आप, और हम तो कह रहे हैं, हम तो आपको कह रहे हैं कि भाई साहब अगर इसी तरह की जीत है तो ये जीत आपको मुबारक हो। आपने 7 जहाज गिराने के चक्कर में, जो कि आपने, चलिए कवर अप, अच्छा कवर अप है, इसमें कोई डाउट नहीं है, एक अच्छी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, एक अच्छा प्रोपोगंडा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ले देके 13 एयरफील्ड मरवा दिया आपने वहां पर खड़े हुए जहाज मरवा दिए। ये मेरा नहीं कहना है, दीज आर, और क्योंकि ये मैं आपके शो में पहले भी एक बार बोल चुका हूं, अरे भाई कम से कम कोई एक प्रूफ तो होगा, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी कोई आउटडेटेड आर्मी नहीं है। पाकिस्तान आर्मी भी एक PSDA में काम करती है, पोस्ट स्ट्राइक डैमेज असेसमेंट। ये मतलब मैं कोई बड़ी लंबी चौड़ी वो नहीं दे रहा हूं। आपके यहां भी हर जहाज, हर सॉर्टी, हर फॉर्मेशन जो आपके यहां से निकलता है वो ये काम करता है। और इतनी बड़ी अचीवमेंट के 7 जहाज, आई एम वेरी श्योर किसी ना किसी ने आंख बंद करके तो सपने में देखा होगा। मुझे पोस्ट वॉर असेसमेंट की क्या जरूरत है जब मेरा एडवर्सरी मान रहा है कि मेरे जहाज गिरे हैं? मैं किस चीज, मुझे ये बताएं, मैं किस चीज की। और फिर हमारे एक जनरल साहब हैं, जनरल खालिद किदवाई, ही वाज हेडिंग दी स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन, जो पाकिस्तान का सबसे प्रीमियर अदारा है इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर के हवाले से। उन्होंने तो टेल नंबर भी बता दिए हैं कि कौन कौन सा जहाज है। तो हमें कल साहब, हमें क्या बताना है? जब मेरा काम जनरल अनिल चौहान कर दें तो मैं क्यों करूं अपना काम? जब मुझे इंडिया के CDS ये मेरे हक में बोल दे कि हमारे जहाज क्यों गिरे, ये सवाल नहीं, हमारे जहाज गिरे ये अलहदा बात है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट था क्यों गिरे, ये सवाल। और फिर जब मुझे मेरे एडवर्सरी ये कह दे कि मैं 48 घंटे उसके बाद जहाज नहीं उड़ा सका, तो मुझे बताएं मैंने क्या करना है? और आपने बात चापलूसी की, तो कल साहब हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, इससे बड़े चापलूसी के इवेंट तो दुनिया ने देखे ही कोई नहीं है। हाउडी मोदी आपने देखा होगा, जब मोदी साहब हाथ पकड़ पकड़ के ट्रंप का कह रहे थे ये सारे इंडियन तुम्हारे वोटर हैं, मोदी साहब के बारे में तो ये कह रहा था उन्होंने इंडियंस को बेच दिया रिपब्लिकन पार्टी के आगे। सो इस तरह के काम तो आप कर रहे हैं, हमारा इसमें तो कोई नहीं। हमने तो एक्चुअली जंग बंद करवाने के बाद उसको क्रेडिट दिया है, जंग बंद करवाने से पहले हमने उसको कुछ नहीं कहा हुआ। और हम क्योंकि एक्चुअली वी वांटेड सीज फायर, तो हम हमेशा अमन की बात करते हैं, तो इसलिए उसको क्रेडिट दिया है कल साहब, जो कि जेन्युइन एंड ड्यू था ट्रंप का। मेरा जो रेफरेंस था वो शायद आप गलत ले रहे हैं। मेरा रेफरेंस था कि जीतने वाली आर्मी कभी भी सीज फायर की भीख नहीं मांगेगी, ये पक्की बात है। ये आपके यहां पर भी सही है और मेरे यहां पर भी सही है। और ज्यादा बड़ी बात यह है कि सीज फायर किसने करवाया है, ये मैंने तो कहा ही नहीं, ये तो आपके शहबाज शरीफ ने कहा है। और अगर उसके बाद के जो इवेंट्स को आप देखें तो मुझे नहीं लगता कि आई हैव टू जस्टिफाई के, मुझे काफी सारे जिन पाकिस्तान शोज में हम काम करते हैं उन सबका कहना है कि यस दैट वाज अ वेरी चीपिश वे ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर कंडक्ट, इट वाज नॉट अ वेरी एलिगेंट कंडक्ट ऑफ अ विनर। नाउ कमिंग डाउन टू अनिल चौहान, आपका वो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टेटमेंट आपने ठीक बोला कि क्यों गिरे हैं, नहीं वो क्यों गिरे हैं ये ज्यादा बड़ी बात है कि
व्हाट वेंट रॉन्ग एंड एट द सेम टाइम अगर आप उसके 7 या 8 सेकंड के बाद पर जब उनका स्पेसिफिक कमेंट है कि जहाज गिरे हैं, तब उनका ही कहना था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। फिर भी नॉट दैट, कई बार चीजों में एम्बिग्विटी हो सकती है। भाई आप एक बात बताओ, वो जो हमने उनके बोलने से भी पहले एमओ के जो ब्रीफिंग में आपको सैटेलाइट इमेजरी के फोटोग्राफ्स दिए थे, वो भी यूएस वाले दिए थे। और यार आपकी तो बहुत बढ़िया चाइना और यूएस से चलती है, एक एक जहाज को पिन पॉइंट करके आप दिखा सकते हो, क्योंकि दिस ऑल वाज मॉनिटर्ड। एंड कमिंग डाउन टू जो टेल नंबर है ना सर, वो टेल नंबर आपने नहीं, क्योंकि आपने टेल नंबर सारे राफेल के पकड़ा दिए, वो सारे के सारे राफेल ने मना कर दिए कि नहीं जी हमारे तो है नहीं वाले टेल नंबर। लेकिन फिर भी आपको शायद ये बात पता हो ना हो, मुझे नहीं पता, टेल नंबर इज नॉट द ओनली आइटम by which it is decided. What is decided also is that there were 5 parachute codes which were issued to Pakistan, went missing, they were scrapped, and the new one was issued by the UK. क्योंकि दुनिया में पैराशूट का जो टेक्नोलॉजी है वो यूके की सबसे सुपीरियर मानी जाती है, इररिस्पेक्टिव के वो किस साइड के हैं किस साइड के नहीं। सो मैं तो ये नहीं कहूंगा कि मैं सही हूं या आप सही हो, बट डाटा जरूर सही है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह आपके एयर चीफ, आर्मी चीफ, पता नहीं कौन से चीफ, किसी को एमओस जो मिलिट्री ऑपरेशंस के लोग हैं, स्ट्रेटेजिक वाले भी हैं। आप एक बात बताओ ना यार, कमल जी भाई, एक लॉजिकल सी बात करो भाई, किराना स्टोर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमारे बंदे ने तो क्लियर कर दिया कि भाई साहब हमारा इसमें कोई रोल नहीं, हमें तो ये भी नहीं पता था कि वहां पर है क्या। ओपन फर्स्ट डे में ही बोल दिया था ओपनली कि भाई हमारा इसमें कोई वो नहीं है। हम ये भी बोल सकते थे, फॉल्स क्लेम कर सकते थे, ये कर सकते थे वो। ज्यादा बड़ी बात यह है कि दोनों देशों के बीच में ये जो 4 दिन थे, ये दुनिया को पता है, और दुनिया धीरे, ये तो वही वाली बात है ना कि आपके जर्नल बिके हुए होते हैं या नहीं बिके होते। हम हमेशा से कह रहे थे, आप मान नहीं रहे थे, आज वो सीआईए वाले ने कहना शुरू कर दिया, आप एकदम से मानना शुरू कर दिया, उसकी इज्जत बढ़ी है। और जहां तक ट्रंप ने आपके लिए क्या किया या नहीं किया, ये तो आप ही जानते हो। अदरवाइज आप उसके यहाँ क्या खाने, लंच खाने जा रहे हो, उसके बाद वो सूटकेस पकड़कर सेल्समैन की तरह जा रहे हो, पता नहीं क्या क्या करो, ये सब बड़ा बड़ा मुझे वो दिखाता। वो सूटकेस से किसी 2 देशों की इकोनॉमी ज्वाइंट हो सकती है? आप ही बता दो चलो। कल साहब मैं आई कैन अंडरस्टैंड जो पैनिक इस वक्त इंडिया के अंदर चल रही है कि जी वो जनरल मुनीर जो है वो क्यों इतने अमेरिका के करीब हैं, और इंडियन ऑपोजिशन भी कह रही है, गवर्नमेंट भी कह रही है हम इतने अमेरिका के पार्टनर थे, हम अब मिलने को तैयार नहीं है, हमसे मिला नहीं जा रहा, और मुनीर साहब जो है वो 2-3 दफा 2-3 महीनों में मिल बैठे हैं। आई कैन अंडरस्टैंड दिस पैनिक। और कल साहब आपने सीज फायर की बात की। कल साहब आपको पता है सीज फायर में अमेरिकन बड़े क्लियर हैं कि उन्होंने मोदी साहब को फोन किया, जेडी वांस ने फोन किया, उन्होंने कहा पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है और हालात आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। ये सीएनएन ने रिपोर्ट किया हुआ है, मैं नहीं कह रहा। और सीएनएन ने ही कहा था कि वी स्पोक विद वन ऑफ द सोर्स जो ये आपके रफाल वाले हैं, उनसे बोल के उन्होंने कहा था कि एक या उससे ज्यादा जो है राफेल गिरे हुए हैं। तो सीज फायर के हवाले से जेडी वैंस ने मोदी साहब से बात की, उन्होंने बताया पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, और उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है आप जयशंकर से बात करो, और फिर मामला जयशंकर से के पास चले गए। और मजे की बात है कि जयशंकर साहब को तो बेचारे लूप में नहीं रखा जाता, ये मुझे अफसोस है। लूप में कौन होता है? मोदी साहब, अमित शाह एंड दोवल साहब। अब दोवल साहब, हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक स्ट्रैटेजी बोली जाती है, वी कॉल इट एज ए मैड, अब उसे बोलते हैं मैड्स, ठीक है। जयशंकर बाद में आया है वहां पे। मैड से मीन्स है मोदी, ए से मीन अमित, एंड डी से मीन दोवल। तो ये मैड जो है ये बेसिकली ये फैसला करता है। जयशंकर साहब आपने देखा है, जयशंकर साहब बड़े एक्टिव होते थे, हर तरफ बोल रहे होते थे, इधर बोल रहे हैं, रोजाना उनका कोई नहीं। अब बेचारे मई से लेके अब तक उनके टोटल को 5 इंटरव्यू 3 आए होंगे, अब तो उनकी आवाज ही नहीं निकल रही होती। मुझे बड़ा अफसोस है कि जयशंकर साहब का जो कैरियर है वो इसमें सारे इस गेम में खराब हो गया। तो कौन साहब, ये अमेरिकन के कहने पे आप सीज फायर के लिए एग्री हुए थे, हम आप वो अलग बात है आप मानते नहीं है,
ठीक है, आपने मोदी साहब ने अपना पॉलिटिकल कैरियर, ठीक है, जो है वो बचाने के लिए इंडिया की प्रोफाइल को जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो हो रहा है। तो कल साहब सीज फायर जो है, ये जो जेडी वैंस ने धमकियां लगाई थी आपको, आप डर गए, आपने कहा हमने तो छोटी सी जंग करनी है, एक काम लम्बा चला है। तो ये याद रखें, पाकिस्तान की तरफ से बहुत खतरनाक किस्म के जवाब आइंदा भी आएंगे। लीडरशिप चेंज हो गई है, वो मामलात पुराने हनीमून पीरियड और वो सारी गेमें गुजर गई हैं। सो आप जब आप पाकिस्तान, इंडिया कहता था ना हम छोटी मोटी स्ट्राइक कर लेंगे, फिर हम डोमेस्टिक ऑडियंस से जाके अप्रूवल ले लेंगे और हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी, वो नहीं है। अब गेम बदल गई है। ये मेरी तरफ से प्लीज पैगाम जो है वो दे दीजिएगा वहां पे। सबसे बड़ी बात, जब आप, मेरा सवाल जो आपने अवॉइड कर दिया वो ये था कि आपने 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 सीज फायर मांगा ही नहीं भाई। आपने तो सीज फायर मांगा नहीं, तो आपका प्राइम मिनिस्टर क्यों चिल्लाता फिर रहा है कि फॉर दिस सीज फायर आई वांट नोबेल प्राइज टू बी गिवन। देखो, झूठ बोलना चाहिए, अपने देश के लिए जज्बा रखना चाहिए, लेकिन कम से कम या तो आप अपने उस प्राइम मिनिस्टर को सिखाओ। और अब आ गई बात आपके वो जो स्ट्राइक है ना, बड़े वाला स्ट्राइक, मैं आपको बड़े फैक्चुअली करेक्ट चीजें दे रहा हूं, वेरीफाई कर लीजिएगा आपके यहां पर कौन सी जगह से। अच्छा चलो, पहली बात, कौन सा ऐसा बड़ा अटैक है जो पाकिस्तान कर सकता है? बड़ा अटैक, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है आपसे, क्योंकि अब आपने एसएफसी की बात कर दी है, तो इसका मतलब स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की ही बात कर रहे हो अब आप। इसके अलावा और वो भी आप बोल ही चुके हो, न्यूक्लियर की बात कर रहे हो, करेक्ट? ओके, कोई बात। न्यूक्लियर आर्सेनल को हवा में उड़ाकर इंडिया तक लाकर गिराकर जाने की काबिलियत किस जहाज में है? सिर्फ एक जहाज में है, F-16। ये मेरा डाटा नहीं है, ये आपका डाटा है जो मैं पढ़ रहा हूं इस समय। वो भी कैपेसिटी आपके किन पॉसिबल एयरपोर्ट्स पर है, जो आपके मिलिट्री एयरपोर्ट्स हैं? उसमें से एक जो टॉप शॉट माना जाता है वो है नूर खान। नूर खान की रिपेयर अभी 3 या 4 दिन पहले पूरी हुई है, जहां वो खड्डा बनाया दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो अकेला है, लेकिन वो जगह थी जहां से आप उसे सबसे नजदीक तौर पर ले जाओ। तो आपके पास वो काबिलियत उस रात की थी क्या? वैसे मैं अब आपको सच बता दूं कि यस, इसमें कोई डाउट नहीं है कि 10 तारीख की रात को कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। और इसीलिए ऑफिशियल है अब ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि आपके डीजीएमओ ने कॉल करके बोला कि जनरल साहब, आपके कौन से वो वेक्टर आपने अभी बाहर निकाले हैं वो हमारी नजर में है, आप उन्हें मत चला दीजिएगा। तो अब मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि मैं किस जर्नल पर विश्वास करूं या किस कमर चीमा पर करूं। कमर चीमा का जज्बा ठीक है, अपने कंट्री के लिए होना चाहिए, बट वो जज्बा जो है ना, वो सच्चाई पर होना चाहिए, वेल कंसिडर्ड होना चाहिए। भाई आप ही कह रहे हो, वेंस में बात करी, आप ही कह रहे हो, लेकिन आप ये बात करने को राजी नहीं हो कि हाँ भाई, गिड़गिड़ाता हुआ शाहबाज शरीफ गया था। और ये पहली बार नहीं है, आपकी हिस्टोरिकल है। कारगिल में भी आप ही के प्राइम मिनिस्टर गए थे कि जनाब बचा लीजिए, रोक दीजिए, तब भी नहीं रोका गया था, वो तो बाद में रुक गई, एक अलग बात है। देखिए, एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, हमारा आपके यहाँ कोई जमीन लेने का कहीं कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन आज आपके पास ये क्लियर है कि हमारी एक नई पॉलिसी है, एक डिक्लेयर्ड पॉलिसी है इस कंट्री की कि आपका न्यूक्लियर ब्लफ अब आगे नहीं चलेगा। आपने जो चलाना है चला, हमने आपको नकारा कर दिया यार कि हमने न्यूक्लियर ही चलाना है। न्यूक्लियर से नीचे आप ही न्यूक्लियर की बात कर रहे हो। मैंने तो न्यूक्लियर का नाम ही नहीं लिया सर जी। मैंने आप रिवाइंड करो, आपने न्यूक्लियर वर्ड बोल दिया, मैं क्या करूं? आई कोटेड जेडी वैंस, मैंने नहीं कुछ भी बोला, मैंने जेडी वैंस को कोट किया, एक बात। और दूसरी बात ये, जेडी वैंस के टेलीफोन में आपको जरूर सुन जाता है, बाकी किसी को नहीं सुनता, पता नहीं क्या कर रहा है। मोदी साहब को भी सुना गया था सब, उनके भी कान खड़े हो गए थे मोदी साहब के भी। यू नो इट कि ये जो टॉक्स होते हैं, ये कमर चीमा और शैलेंद्र सिंह नहीं सुन सकते। दे आर मच मच बियॉन्ड दैट। बट आई डोंट नो आप कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। मैं अच्छा चले कल साहब, ये तो हमारे चलता रहना है। ये बताएं कि ये एक्सरसाइजेस क्यों कर रहे हैं आप इतने बॉर्डर के ऊपर? क्या क्या गुस्सा है यार आपको? मतलब क्या अभी आपको वो कचीचड़ियां चढ़ रही हैं पाकिस्तान के ऊपर? कचीचड़ियां समझते हैं आप कल साहब? मतलब बड़ी हो रहा है कि यार जो मई में हम चाहते थे हमें हुआ नहीं, अब दोबारा जरा थोड़ा सा इनको थोड़ा सा ना कुछ करें।
अब पाकिस्तान ने भी नोटम जारी कर दिया, उन्होंने कहा ठीक है इनते इंजे से ही, क्योंकि ये कोई हरकत करेंगे तो हम अपना जो आसमान पे हमारे भी बर्ड्स चल रहे होंगे उसी वक्त जवाब दे दो। तो ये बताएं, ये अपना भी खर्चा कर रहे हैं, हमारा भी खर्चा कर रहे हैं, अपने भी मतलब ईगो को सेटिस्फाई करना चाहते हैं कि यार चलो कोई नहीं, खैर है यार, कर लेते हैं। मतलब क्या फौजियों को वक्त डाला हुआ बेचारा, आपकी पेटी भाई है कल साहब। मुझे पता है आपको जब हुकूमत की तरफ से इस तरह के गैर जरूरी ऑर्डर आते हैं अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, फौजियों को कहता हो मर गए यार, ये अब क्या करना पड़ेगा। तो ये सुने सदरन कमांड को ऊपर लेके आ रहे हैं, उनसे भी कुछ ट्रेनिंग्स करा रहे हैं, ये क्या चल रहा है कल साहब? व्हाई इज दिस ऑल गोइंग ऑन? खुदारा अपने ये पैसा आप किसी हेल्थ पे लगाएं, एजुकेशन पे लगाएं, हवा तेल जो उड़ा देना तो कमर चीमा, हेल्थ और एजुकेशन पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव बात करे थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि ये दो ही चीजें हैं जो शायद पाकिस्तान में कभी ना थी, ना है, ना होंगी। ये मेरा नहीं कहना है, ये पाकिस्तान की आवाम का कहना है। क्योंकि आज भी, अगर आज भी एम्स दिल्ली के दरवाजे पर पाकिस्तानियों को रोक दिया जाए, ठीक है ना, 1000 के करीब डेथ रोजाना हो जाएंगी। मैं इसमें कोई क्रेडिट नहीं ले रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि हेल्थ से रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड आई थिंक पाकिस्तान इज द लीस्ट कॉम्पिटेंट कंट्री। आगे बात जो ज्यादा मुद्दे की है वो है एक्साइज की, नोटैम की। आपने नोटैम किस तारीख का जारी किया है? हाँ कमर चीमा साहब, कितना, कौन सी तारीख? आपका नोटैम किस तारीख का है? कल साहब 2829, 2829, चेक कर लो, चेक कर लो साथ साथ। मैं देता जाऊंगा, मैं दे रहा हूं ना आपको 2829। अरे यार ऑफिशियल चीजों को थोड़ी ना मना करेंगे, और इसमें थोड़ी ना झूठ बोलेगा कमर चीना, बोल भी नहीं सकता। 2829 इंडियन का नोट टाइम कब से कब तक का है? 30 से लेकर 10 नवंबर तक का। बड़े स्पेसिफिक खबर। हाँ, पहली बात, आपका नो टाइम कब आया है और हमारा नो टाइम कब आया है? आपका नो टाइम आया है 3 दिन पहले, हमारा नो टाइम आया है 10 दिन पहले। और बाय द वे, क्योंकि आप थोड़ा फोर्सेस के बारे में कम समझेंगे, इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आपकी पब्लिक भी समझ पाए। नो टाइम इसलिए थोड़ी ना होता है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स आएगी या कौन आएगा कौन नहीं आएगा। नो टाइम वर्ल्ड वाइड एक ही बात के ऊपर किया जाता है कि इस इलाके में कोई भी तरह का कोई एयरक्राफ्ट, सिविल एयरक्राफ्ट, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट, लॉजिस्टिक एयरक्राफ्ट इस इलाके में ना आए, क्योंकि यहां पर हाई स्पीड मैनूवर्स किए जा रहे हैं, यहां पर लाइव फायरिंग भी करी जा रही है। ये इसलिए होता है, ये इंसानियत की चीजें हैं। आपके यहां थोड़ा इनकी कम वैल्यू है, लेकिन बाकी सब जगह वैल्यू उसकी यही है कि यस, आप पूरी दुनिया को नहीं, पूरी दुनिया को एक अच्छी इंटेंशन से बताते हैं कि यार लोग मरे ना, सीधी बात है। अब आगे बात, आपका नो टाइम और मेरा नो टाइम एक दूसरे पे क्या कर लेगा? आपके वो 2 तैयारे, 4 तैयारे, 40 तैयारे, जो भी आप कह लो, मैं डिनाई नहीं करूंगा, वो तो 28 और 29 के बाद बंद हो गए। अगर मुझे कुछ करना ही है, देखो बिल्कुल निष्पक्ष होकर बात करना, अब इसमें कहीं कोई इफ्स एंड बट्स मत लगाना। अगर मैंने कुछ करना ही है, मैं तो 30 तारीख के बाद करने वाला हूं, और मेरे पास तो 10 नवंबर तक का टाइम है। सो डोंट यू थिंक बेकार में? अच्छा, अब आगे रात कि इसकी जरूरत क्या थी, क्योंकि वो आपका ज्यादा अच्छा सवाल है। पहली जरूरत कि हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, ये मेरी मर्जी। उससे भी अभाव, इंडिया एक थिएटराइजेशन के अंदर चल रहा है, सारे रिसोर्सेस को हम इकट्ठा करते हैं। वो जो सदर्न कमांड आप बोल रहे हो, मैं उसमें भी रह चुका हूं, जो कोर इसमें पार्ट ले चुकी है, मैं इसमें भी रह चुका हूं। ये हम पहली बार थोड़ी ना कर रहे हैं, तकरीबन एवरेज पर हम 2 से 3 साल में हर बार ही एक्सरसाइज करते हैं। इस बार की एक्सरसाइज ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि हम इसमें नेवल और एयरफोर्स असेट्स को भी इंक्लूड कर कर प्लान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। यस, इसमें कोई शक नहीं है कि हम ये जरूर प्लान करेंगे कि हमारा ट्राइड काइंड ऑफ जो चीज चलेगी, दैट इज जो नेवल वाला पार्ट है, जो आर्मी वाला पार्ट है, 20,000 ट्रुप्स हैं, टैंक्स इन्वॉल्व हैं, गन्स इन्वॉल्व हैं, राफ्ट्स इन्वॉल्व हैं, एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व हैं। ये सब आपस में कोऑर्डिनेट कर कर कैसे उस एक एरिया में ऑपरेट करेंगे। और यस, इसमें कोई शक नहीं है, वो ऑपरेट करेंगे टू विन अ वॉर।
आई विल नेवर से कि हम इसको डमी के तौर पर जरूर किया जा रहा है, बट हम ये जरूर करेंगे कि अगर कराची लेना है तो कैसे लेना है, कराची लेते समय किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, ये इस एक्सरसाइज का मेन है। तो इसमें क्या आपने कर लिया, पता नहीं कादे वास्ते करता। कल साहब वाई कराची क्यों लेना चाहते हैं, क्या मतलब आपके पास जमीन जमीन कम है, अपने फौजियों को मार पड़वाना चाहते हैं, क्या मतलब वाई, मतलब क्या क्यों फौजियों को मुश्किल में डाला हुआ यार, आप तो फौजियां रिटायर्ड हो गए हैं, आपका दिल तो धड़कता है ना वो जो रह गए हैं फौजी वहां पे, उनके लिए तो बचाएं उनको यार। कल साहब उनको बेचारे सियासत की भीड़ चढ़ा रहे हैं फौजियों को। नहीं सही बात आप बोल रहे हैं, एक्सरसाइज जब हम करते हैं ना तो ये इंडियन आर्मी का सबसे बड़ा प्राइड होता है कि व्हेन मोर वी स्वेट इन पीस द मोर ब्लड वी सेव, ये हमारा मोटो रहा है। आपको नहीं समझ आएगा क्योंकि आपके यहाँ जब आप बोल रहे हो ना फौजियों को मरवा देते हैं, तो 93,000 एक बार आपने मरने को ही छोड़ दिए थे, चलो कोई बात नहीं, इंडिया इज अ मैग्नानिमस कंट्री। वो उसके बाद आपने कारगिल में, आपने उसके बाद देखो सच्चाई को फेस तो करना पड़ेगा ना यार। चलो हो सकता है 71 वाली वॉर में मैं नहीं था, इसलिए आप मेरे को पूछ लेंगे कि जी आपने क्या देखा आप बताओ, तो भाई साहब कारगिल वाले का तो मैं आपको चश्मदीद गवाहों के इस कंधे ने उन पाकिस्तान भाइयों को कांधा दिया है कि जिनको आप ले नहीं रहे थे। तो इसलिए इस तरह की बात के सियासत और ये सब ना कमर चीमा आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यू बिलोंग टू पाकिस्तान। मोदी साहब की सियासत की भीड़ चढ़ रही है सारी फौज, तो मैं तो इसलिए कह रहा हूं तो वो जो कारगिल वाले चढ़े वो किसकी भीड़ चढ़े, वो किसकी भेंट थी, वो चला गया, खत्म हो गई बात। नहीं चला कैसे गया, वो आपकी फितरत है, आप तो डिसोन करते हो। आपने तो डिसोन कर दिया कि नूर खान एयरबेस के अंदर जो आपके 48 जवान नीचे बेचारे धसे रह गए, आपने लेके उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया, आपने उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया। अरे भाई उनकी शहादत को रिस्पेक्ट कर लेते। साहब एक फौजी और एक पाकिस्तानी को ऑन किया जाता है, क्या बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने कहा है एक पाकिस्तानी की जान पूरे अफगानिस्तान से मुकद्दम है, ठोका कि नहीं ठोका, क्या बातें करते हैं यार आप तो। किसको ये ठोका? आप वो कारगिल 2000 में कैमरा होता था ना, वीडियो 48 आपका ऑफिशियल फिगर है कि आपके बेचारे सैनिक मारे गए अफगानिस्तान वॉर में, जहां कोई उनका मतलब नहीं था मरने का। ओ भाई क्या बेचारे थे? आपकी वो जो पुलिस चौकियां छोड़कर वो जा रहे थे, भग रहे थे और अफगानिस्तानी उसको लूट कर रहे थे, वो गलत था। दरअसल तो क्या था? वो सारा मीडिया सुनते हैं जो आपको फेक इंफॉर्मेशन डालता है। आपको जब क्रेडिबल इंफॉर्मेशन लेनी हो मुझे कॉल कर लिया करें, मैं आपको बताऊंगा। कल साहब अफगानिस्तान में ये तो पूरी दुनिया को पता है, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, ये दुनिया को पता है कि अगर क्रेडिबल इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए तो पाकिस्तान में जाइए, वहां जरूर मिलेगी नॉन क्रेडिबल वाली। अच्छा बड़ी सीधी गल है, ये मेरा नहीं कहना है। आप एक काम करो ना, आप अगले बार किसी शो में बाकी पाकिस्तान पैनलिस्ट के साथ आना, मैं आपको उनसे सुनवा दूंगा कि जनाब हमारे यहाँ तो झूठ बोलना ही अपने आप में हमारा धर्म है, जबकि मैं तो अगेंस्ट था। मैं आपको क्या कहूं, मोदी साहब ने अपने पूरे दोस्त रखे हुए हैं जिनसे वो टीवी स्टेशन खरीदते हैं, जो पूरा झूठ बोलते हैं, सारा दिन झूठ के पैसे मिलते हैं, सच के तो पैसे नहीं वहां पे मिलते। अब छोड़ें इस चीज को। आखिरी एक सवाल कल साहब, अफगानिस्तान में तालिबान से मोहब्बतें एम्बेसी खोल दी वहां पे कल साहब, मतलब तालिबान जिनको आप लोग मतलब कुछ भी नहीं मानते, तो वहां पे एम्बेसी क्यों खोल रहे हैं कल साहब? इतनी हाईएस्ट लेवल पे ये चीज इंडिया के अंदर बड़ी लड़ाई हो रही है कि यार हम उनसे क्यों ताल्लुकात बना रहे हैं। लोग इंडिया के अंदर इस पे बड़ा कंडेम कर रहे हैं मोदी साहब की गवर्नमेंट को, जयशंकर साहब को। तो व्हाट वाज द नीड, जरा कुछ 2 मिनट में अगर हमें बताएं। एम्बेसी क्यों खोल दी? मेरी मर्जी, ये मेरे देश की मर्जी है। आई डोंट गेट इन्फ्लुएंस बाय एनीबॉडी एल्स, ये मेरे देश की मर्जी है। पहली बात, 2021 और 2025 सिचुएशन सेम नहीं है, और मैं फर्मली एज अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ बिलीव करता हूं देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड फोज। हमारी आपके साथ एक टाइम अच्छी थी ना, मोस्ट फेवर नेशन आप ही को दिया था हमने। हमारी जो बस यात्रा है वो आप ही के यहाँ चली थी, हमने तो कोशिश करी थी, आपने कर्म ऐसे किए कि आपके साथ कुछ और हो गया। देयर आर नो परमानेंट, आई एग्री ऑन दैट। आ गई बात इंडिया में कुछ लोगों ने उसे कंडेम किया, बिल्कुल क्यों नहीं किया, हमने तो
2 दिन तक जिस दिन वो आए थे उस दिन भी यही था कि हम अभी तक अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। हमने चेंज थोड़ी ना किया था उस दिन, ये तो डिसीजन उसके बाद के हैं। और अगली बात कंडेम, कमर चीमा साहब, आपका तकलीफ ये है, आपकी कंट्री में डेमोक्रेसी और फ्रीडम का टेस्ट आपको नहीं है। आपके यहां सिर्फ एक माई बाप है, ISI एंड आर्मी। आपके यहां उतना खौफ है कि आप उसके अलावा कहीं कोई बात डेमोक्रेटिकली सोच नहीं सकते। उस एक बेचारे ने, इमरान खान ने सोचा, तो अब आज उसकी बेचारे की मेडिकल रिपोर्ट आ गई कि ही हैज बीन सेक्सुअली हरास्ड और पता नहीं क्या क्या बोल दिया किसी ने आपके यहीं पर। सब क्या नहीं, बातें कर रहे मुझे ज्यादा बड़ी बात है, कंडेम वाली बात। इंडिया में डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ ही यही है कि हम ये सवाल ठोक के पूछते हैं अपने आप से, अपनी सरकार से, भाई अगर 2021 में, हाँ जी, इंडिया की डेमोक्रेसी को कहते हैं एक एथनिक डेमोक्रेसी, एक ग्रुप की जमहूरियत है जो पावर में है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेंच एक स्कॉलर हैं, वो कहते हैं, क्रिस्टोफर जैफलर्ट कहते हैं कि ये एथनिक डेमोक्रेसी है कि एक ग्रुप जो है वो पावर में है और उन्हीं की जमहूरियत है। बाकी जो ग्रुप है, एथनिक ग्रुप है, उनको तो कोई, उनके लिए जमहूरियत नहीं है, उनके लिए तो डंडे मारे पड़ती हैं और उनको तो बहुत कुछ कहा जाता है। तो एक ग्रुप की जमहूरियत कहा करें, चलो वो ना ग्रुप कर। नाम कर दो, चलो आपने इतनी रिसर्च करी है तो नाम भी बता दो, क्या है वो एथनिक ग्रुप का नाम? एक एथनिकली आप ही एक ग्रुप है जो डोमिनेट करता है रिलीजियसली इंडिया के अंदर, वही है। और नाम दे दो ना, नाम दे दो ना। मतलब जो आपका तो मेजॉरिटी में दोस्त है, है, तो आपका तो जो लगते जिगर है, आपका जो तो लगते जिगर है भाई। आप हर चीज में उसी का नाम लेते हो तो आज भी ले लो। नहीं नहीं, एक भाई ग्रुप, आपका लगते जिगर तो राहुल गांधी है, नहीं आप हर एक चीज में राहुल गांधी डालते हो। नहीं नहीं यार, नहीं कल नहीं तो ये गल छोड़ी नहीं है जी भाई, देखो नहीं नहीं नहीं, एक ग्रुप की कुछ जमहूरियत। नहीं नहीं, मुझे आप एक बात बताओ, आज की आज की डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया में कोई दो आदमी हमारे कैबिनेट में वो दिखा दीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कैबिनेट में, जो एक दूसरे से रिलेटेड हो। चलिए बताइए, कि जो एक ही फैमिली के मेंबर हो। ये कौन सी बात है कि एक फैमिली से अरे भाई आपने कहा एथनिक ग्रुप है, अब एथनिक ग्रुप में आप बताइए ना कि कौन है। हमारे यहाँ तो भाई टोटल डेमोक्रेसी तो है जनाब। अरे, अब जो जो बाकी हैं, आप देखिए ना कल साहब, आपको पता है वहां पे बाकी क्या कौन? हो रहा है, आपको नहीं पता है मैं तो वहां पे बोल, क्या हो रहा है। ये सारी गेमें हो रही हैं वहां पे, कोई जमहूरियत, इलेक्टोरल अथॉरिटेरियनिज्म कहा जाता है, इलेक्टोरल अथॉरिटेरियनिज्म। कमर मोदी साहब जो हैं, कमर मोदी साहब अपने दोस्त को $3.9 बिलियन की फेवर दिलवाने लगे थे इंश्योरेंस कंपनी से। ये क्या, छोड़ें आप, हमें जमहूरियत की कहानियां ना सुनाएं। जमहूरियत उधर नहीं होती। जमहूरियत वो होती है जिसमें ये जमहूरियत ये नहीं है कि अपने दोस्त को फेवरें दें और बाद में अवाम के पैसे से वो भी दिलाएं। अब आप, मुझे पता है आप नहीं बोल सकते कल साहब, मैं आपको मजबूर नहीं मेरे करूंगा। को क्या नहीं बोलना। मैं सिर्फ एक लास्ट आपको लाइन एडवाइस ये दूंगा, कमर यू आर नॉट, आपका बिल्टअप मेकअप जो माइंड का है वो नहीं समझता कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। आपके कंट्री में ना कभी थी, ना कभी है, ना कभी होगी। कोई एक सरकार जो बेचारी 5 साल निकाल गई हो वो बता दो, कोई एक सरकार जिसे पाकिस्तान आर्मी ने अपॉइंट ना किया हो वो आप बता दो। आपके यहां डेमोक्रेसी की बात कैसे सोच सकते हो आप? It is beyond you. Please take my advice. You people don't require medical aid for that. You require a civil aid for that. वो बेचारा इमरान खान की पार्टी लगी पड़ी है। आप एक टाइम तक तो बिल्कुल ठीक था, आजकल वो बोले जी वो भी खराब हो गया, वो भी डेमोक्रेसी मांगने के चक्कर में, उसको भी नहीं मिलनी चाहिए। आप देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब आपको नहीं समझ आएगा। अब आप यूएस ट्रंप से आजकल आपकी बड़ी जप्पियां पपियां है ना। आप एक बात बताइए, उसको अपनी गवर्नमेंट को ठप क्यों करना पड़ा? क्यों उसको पैसे नहीं मिल रहे? दिस इज कॉल्ड एज डेमोक्रेसी, कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के पैसे हैं वो अप्रूव नहीं कर रही सेनेट, कि नहीं भाई आप बताओ। दिस इज दैट डजंट मीन कि ट्रंप गिर गया। आपको नहीं समझ आएगा डेमोक्रेसी का मतलब। डेमोक्रेसी इज नॉट फार अवे, इट इज इवन फार अवे फ्रॉम योर ड्रीम्स, एंड दैट इज व्हाई यू एंड योर कंट्री आर सफरिंग मोर एंड मोर। चल कल साहब, आप कहते हैं तो मान लेता हूँ, क्योंकि अब मैं आपको, इसलिए मत मानो, अब दोस्तों को सच्चाई नाराज ढूंढो। नहीं आप कर सकते, क्योंकि वो चले बोला था बाद इफेक्ट कुछ और है। तो लेकिन कल साहब, उम्मीद करते हैं कि ये इंडिया के जो छोटे छोटे ये स्टेट्स के इलेक्शन होते हैं ये होते रहो, जल्दी हो जाएं
वरना जो मामलात भारत और पाकिस्तान के वो मजीद खराब होंगे। तो ये बड़ी परेशानी है इंडिया के अंदर भी लोगों को और पाकिस्तान के अंदर भी। ये इलेक्शन आ जाते हैं इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान खराब कर सकता है, इंडिया कभी नहीं कर सकता। ये मेरी कमजोरी है, मैं ये भी कह रहा हूँ, ये मेरी कमजोरी है। ये बेसिकली जैसे ही इलेक्शन का शेड्यूल आता है तभी मामलात खराब हो जाते हैं। आई विश ये ना हो ऐसे जो है। तो आपको उसको अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ, मैं भी यही कह रहा हूँ। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके इलेक्शन जल्दी हो ताकि अमन रहे हमारे यहाँ पे। तो थैंक यू वेरी मच। नोटिफिकेशन जारी करो, नोटिफिकेशन जारी करो। अल्लाह करे मोदी साहब जीत जाए, वरना लड़ाई के खदशात बहुत ज्यादा है। तो देखते हैं अब क्या होता है। अगर उनको जरा सा भी खदशा हुआ कि मैं हार रहा हूं तो मामलात बदल सकते हैं। चले, थैंक यू वेरी मच कल साहब, ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। जय हिंद, नमस्कार।